नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस यानी SKCC में। चलते हैं दोस्तों 31 जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स, जिसमें आज स्पेशल है न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी नैप, जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड के बारे में पूछा था, और इसमें आते हैं दोस्तों ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, जो चाइना में स्थित है। उसके बाद क्राइस्ट द रिडमेर स्टेचू, जो कि रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में स्थित है। उसके बाद दोस्तों माचू पिचू, जो कि पेरू के अंदर स्थित है। उसके बाद आपका शिनचेन इट्जा, जो कि योकोतैन पेनिनसुला मैक्सिको के अंदर स्थित है। उसके बाद द रोमन कॉलोसियम, जो कि रोम के अंदर स्थित है। और ताजमहल, जो कि आगरा इंडिया में स्थित है। और उसके बाद पेट्रा जॉर्डन के अंदर स्थित है। और चलते हैं दोस्तों आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तरफ, जो कि स्पेशल आर्टिकल है आपके लिए बनाया गया दोस्तों। एजुकेटेड, इनकरेज एंड इलेक्टेन, नई शिक्षा नीति करे साकार, ज्ञान, योग्यता और रोजगार। जी हाँ, 34 वर्ष बाद नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मंजूरी मिली है, और 35 वर्ष बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे आप HRD कहते हैं, इसका नाम बदलकर दोबारा शिक्षा मंत्रालय किया जाएगा। दोस्तों 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था, जो अब वापस 35 वर्ष के पश्चात चेंज होकर एजुकेशन डिपार्टमेंट कहलाएगा। दोस्तों चलते हैं इस शिक्षा नीति की तरफ। 5वीं तक मातृभाषा में पढ़ सकेंगे, अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं रहेगी। 9वीं और 12वीं तक स्ट्रीम सिस्टम खत्म होगी, छात्र मनपसंद विषय चुन सकेंगे। 34 वर्ष बाद नई शिक्षा नीति पर लगी है मोहर। IIT जैसे संस्थानों में पढ़ सकेंगे सामाजिक विज्ञान जैसे विषय। 2030 तक वही शिक्षक बनेगा जिसके पास 4 वर्षीय एकीकृत BEd डिग्री होगी। HRD मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय। इसी सत्र में बदलाव लागू होगा, और कॉलेजों में एक ही प्रवेश परीक्षा होगी, और फीस की सीमा भी तय होगी। दोस्तों इस बार जो नया पैटर्न आया स्कूली शिक्षा का, वो अब 10+2 की जगह 5+3+3+4 सिस्टम आया है। दोस्तों यहाँ इमेज के अंदर आपको यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक नजर आ रहे हैं, और साथ में इन्वायरमेंट यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर नजर आ रहे हैं, और हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खरे नजर आ रहे हैं। दोस्तों न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की कुछ हाईलाइट के बारे में चलते हैं। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी सबसे पहले 1986 में आई थी, जिसमें मॉडिफिकेशन हुआ था 1992 में, और अब मैं कह सकता हूँ 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है 2020। दोस्तों कैबिनेट ने अप्रूव करा नैप यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को, जिसने रिप्लेस करा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 को, और अब HRD मिनिस्ट्री की जगह इसका नया नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, जो कि लगभग मैं कह सकता हूँ 35 साल बाद ऐसा वापस हुआ है। दोस्तों 29 जुलाई 2020 की बात है, यूनियन कैबिनेट के अंदर चेयर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अप्रूव की गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 21वीं सेंचुरी की सबसे बड़ा एजुकेशन रिफॉर्म्स है। दोस्तों 34 साल बाद ये पॉलिसी आई है। इससे पहले पॉलिसी 1986 में आई थी, और इसका अनाउंसमेंट जो किया गया है वो हमारे यूनियन मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश केशव जावड़ेकर सर ने किया है। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे आप MHRD कहते हैं, इसका ऑफिशियली नेम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुका है, जो कि 35 साल बाद चेंजेस हुआ है। इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव जी गांधी ने 1985 में एजुकेशन डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके MHRD करा था, जो कि 2020 के अंदर अब वापस एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको जान के काफ़ी खुशी होगी कि अब 6% ऑफ टोटल GDP कंपेयर कर रहे हैं 1.7% ऑफ प्रीवियसली, उससे ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ शिक्षा जगत के अंदर एक नया इनोवेशन किया गया है। इस नई पॉलिसी के तहत आपका SDG 4 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक का एजेंडा है, जिसको यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन के लिए प्री स्कूल ऑफ सेकेंडरी लेवल 100% एंड ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो, जिसे हम GR कहते हैं,
वो स्कूल एजुकेशन 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों जीआर यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एजुकेशन में राइज होगा 50% बाय द 2035 विथ एडिशन ऑफ 3.5% करोड़ सीट। यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में जानना जरूरी है, जो कि उत्तराखंड हरिद्वार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रमेश पोखरियाल निशंक हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को देखते हैं, और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में संजय धोत्रे हैं। दोस्तों चलते हैं इससे आगे दिल्ली, और दिल्ली गवर्नमेंट ने आखिरकार टैक्स में रिड्यूस करके डीजल प्राइस को 8 रुपया कम से कम करा है। दोस्तों दिल्ली कैबिनेट ने आखिरकार बढ़ते डीजल और पेट्रोल के प्राइस को देखते हुए वेट को 30% से घटाकर 16.75% करा है, जिससे लगभग ग्राहकों को 8 रुपया प्रति लीटर का फायदा मिलेगा। अब दिल्ली में डीजल के रेट 82 रुपये से घटकर 73.64 होंगे, जो कि 8.36 रुपया पर लीटर सीधा ग्राहक की जेब में बजेगा। ये नया निर्णय दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद जी केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने लिया है। दोस्तों यहाँ दिल्ली को जानना जरूरी है, जहां चीफ मिनिस्टर के रूप में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल तथा लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अनिल बैजल है। दोस्तों दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें 70 है, जिसमें अभी चुनाव हुए उसमें 62 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती, 8 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि अभी हाल ही के अंदर किस स्टेट गवर्नमेंट ने वेट के प्राइस रिड्यूस करे हैं, और उसमें आपके ऑप्शन है एमपी, कर्नाटका, गोवा और दिल्ली। तो राइट आंसर होगा दोस्तों दिल्ली इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं दोस्तों राजस्थान की राजनीति के घमासान की तरफ। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन जी पायलट के खेमे में जो आपस में विधायकों की खरीद फरोख्त चल रही है, उसके तहत आखिरकार राजस्थान गवर्नर ने फैसला लिया है, कलराज जी मिश्र ने, के इश्यू ऑर्डर करा है गवर्नेंस असेंबली सेशन का अगस्त 14 तक का। तो अगस्त 14 तक का ये समय दिया गया है गवर्नेंस असेंबली सेशन का राजस्थान के गवर्नर कलराज जी मिश्र ने सीएम अशोक गहलोत को। दोस्तों यहाँ राजस्थान के बारे में जानना जरूरी है, जो राजस्थान में खरीद फरोख्त करके, और जिसे हम कह सकते हैं कि राजनीति परिवर्तन की जो घटनाएं चल रही है, उसको तहत आखिरकार 14 अगस्त की डेट दी गई है राजस्थान गवर्नर कलराज मिश्र के द्वारा। राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर, और जहां पे गवर्नर के रूप में कलराज जी मिश्र हैं और सीएम के रूप में अशोक गहलोत है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि डिप्टी सीएम और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुआ करते थे सचिन पायलट, जिनकी कुछ वजह से सचिन पायलट को डिप्टी सीएम और राजस्थान के प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष से इस्तीफा दे दिया गया पार्टी के द्वारा, और अब नए 29वें कांग्रेस के राज्य प्रदेश अध्यक्ष के रूप में गोविंद जी डोडासरा को चुना गया है। चलते हैं दोस्तों, प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि राजस्थान असेंबली सेशन का कब से बिगिन होने का जो है वो डेट दिया है कलराज मिश्र के द्वारा। तो आपका आंसर होगा 14 अगस्त। उसके बाद चलते हैं दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की तरफ, जहां पे यूनाइटेड किंगडम ने आखिरकार निर्णय लिया है कोरोना वायरस क्वारंटीन के पीरियड को 7 से 10 दिन ज़्यादा करने का WHO की गाइडलाइन के अलावा। जी हाँ, बढ़ते हुए कोविड-19 जिसे हम कोरोना या नोवल कोरोना वायरस कह सकते हैं, उसके तहत बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए यूके सरकार ने फैसला लिया है कि हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की क्वारंटीन की जो पीरियड है उसमें भी 7 से 10 दिन पीरियड हम एक्स्ट्रा लेंगे। दोस्तों यहाँ यूके जिसकी राजधानी लंदन, और जहाँ पे बोरिस जॉनसन एज ए प्राइम मिनिस्टर के रूप में है। और प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस क्वारंटीन पीरियड को 7 से 10 दिन तक एक्स्ट्रा करा है WHO की गाइडलाइन के अलावा। तो आपका आंसर होगा दोस्तों यूके। उसके बाद चलते हैं दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट जगत की तरफ से। पाकिस्तान के बैट्समैन उमर अकबल का जो बैन का पीरियड था 3 साल का, उसको घटाकर 18 मंथ कर दिया गया है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए उमर अकबल को जो है ICC के द्वारा बैन किया गया था 3 साल के लिए, लेकिन अब इनका जो बैन का पीरियड 3 साल है उसको घटाकर 18 मंथ कर दिया गया है। दोस्तों पाकिस्तान जिसकी राजधानी इस्लामाबाद, जहां पे पाकिस्तानी रुपया नाम की करेंसी चलती है, और PM के रूप में इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी से बिलोंग करते हैं, और प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर आरिफ आलवी है। प्रश्न भी इस तरह से आ सकता है कि हाल ही में पाकिस्तान के क्रिकेटर उमर अकबल का जो बैन है वो 18 महीने कर दिया गया है। अर्लियर ये कितने
साल का था, तो आपका आंसर होगा दोस्तों 3 साल का। उसके बाद चलते हैं दोस्तों एक अच्छी खबर की तरफ। एक नई स्टडी की गई जिसमें 1 से 3 चाइल्ड जो है वर्ल्ड वाइड जो थ्रेटेंड है, वो हाई लेवल ऑफ विच केमिकल एलिमेंट इन द ब्लड में उनका कौन सा केमिकल ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें 3 में से 1 बच्चा वर्ल्ड वाइड जो है वो बिल्कुल है इस तरह से बीमार से ग्रसित है। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों लेड, यानी पारे की वजह से। पारे की जो मात्रा है वो ब्लड में ज़्यादा पाई गई है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि 3 में से 1 बच्चा पॉल्यूशन का शिकार होके और उनके ब्लड में पारा पाया जाता है। दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के केस बढ़ते हुए देख के लॉकडाउन एक्सटेंशन करने की घोषणा कर दी है। दोस्तों इसमें आपके ऑप्शन है कब तक करी गई है, यानी 6 अगस्त को, 14 अगस्त, 31 अगस्त या अगस्त 30 तक। तो ये 31 अगस्त तक जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंशन कर दिया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा मिशन बिगेन अगेन के तहत। मिशन बिगेन अगेन ये एक कैंपेन चल रहा है जिसके अंदर मार्केट कॉम्प्लेक्स वगैरह, थिएटर, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट वगैरह इन सबको कंटेनमेंट जोन में लिया गया है और 9 से लेकर 7 बजे तक लगभग ये बंद ही रहेंगे। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र जी मोदी ने जॉइंटली इनॉग्रेट करा है किस देश का सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मॉरिशस। जैसा कि हमने कल के वीडियो में देखा था, मॉरिशस के पीएम प्रवीण जगन्नाथ और हमारे पीएम नरेंद्र जी मोदी दोनों ने जॉइंटली इनॉग्रेट करा है सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, और इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मॉरिशस। उसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न के विच नेशन कांग्रेसनल कमिटी हैज पासेस टू बिल टू प्रमोट द लेगासी टू द महात्मा गांधी एंड द मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो राइट आंसर होगा दोस्तों यूएस। कांग्रेस कमेटी ने अभी हाल ही में एक बिल पास करा जिसमें महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर को प्रमोटेड लेगासी के तहत किया जाएगा। दोस्तों चलते हैं आज जिनकी जयंती है, जी हाँ आज बर्थ एनिवर्सरी है हिंदी के जाने माने कवि और लेखक प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के नाम से हम जिन्हें जानते हैं। दोस्तों यदि हिंदी में किसी कहानीकार का सम्मान सर्वाधिक किया जाता है तो वह है मुंशी प्रेमचंद, जिनकी कहानियां आंखों के आगे नजर आती है। यानी इनकी लेखनी इतनी अच्छी है कि पढ़ती वक्त हमें ऐसा लगता है कि इसके किरदार, इसके पात्र हमारी आंखों के आमने सामने घूम रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था और इनका महापरिनिर्वाण 8 अक्टूबर 1936 के दिन हुआ। दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की कुछ कहानियां काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो अधिकतर प्रश्न में पूछे जाती है, जैसे निर्मला, वरदान, गोदान, प्रतिज्ञा, गबन, प्रेमाश्रम, क्रमभूमि, रंगभूमि, और इस तरह से काफ़ी निर्मला, इस तरह से काफ़ी सारी हिंदी के अंदर यदि मैं मुंशी प्रेमचंद का योगदान बताऊं तो काबिले तारीफ है। और यदि हिंदी में से मुंशी प्रेमचंद को हटा दिया जाए तो मेरे हिसाब से हिंदी की थोड़ी वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि मुंशी जी ने हिंदी के अंदर जो ये उपन्यास लिखे वो काफ़ी काबिले तारीफ है। दोस्तों चलते हैं फाइंड आउट द फैक्ट्स कंपटीशन, और आज का प्रश्न आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर। इस साइड में भारत का एक मॉन्यूमेंट नजर आ रहा है और इस साइड में उसी मॉन्यूमेंट्स के राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर नजर आ रहे हैं। आपको ये बताना इस मॉन्यूमेंट को किस नाम से जाना जाता है तथा ये कहाँ पर स्थित है, और उस राज्य के राज्यपाल जो कि इस स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं इनका क्या नाम है। तब तक के लिए पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।